वेल बच्चों, डे 4 में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन विद इन 30 मिनट्स। कंप्लीटली ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जो भी एनसीईआरटी में आपके पास डिटेलिंग दी गई है वो सारा कुछ इसमें कवर होने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिए। ऑल्सो बच्चों, इसी सेम चैप्टर का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। टोटल 180 एमसीक्यूज शाम को 6 बजे हम लोग 180 एमसीक्यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर। सो इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके लाइक करके आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारा आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी क्या कहती है, जेनेटिक्स जो है वो दो की एरिया से डील करती है। वो जेनेटिक्स डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ द टू द ऑफस्प्रिंग, है ना, कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर हमारे पास दो की एरियाज आते हैं, एक होता है इनहेरिटेंस और एक होता है वेरिएशन। इनको कौन डील करता है? जेनेटिक्स। तो पहले समझते हैं कि सर इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या दिया गया है, ये ऐसा प्रोसेस है बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनहेरिटेंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके पास पास होंगे पेरेंट्स से प्रोजेनी के पास। अब वेरिएशन मालिक क्या होता है? वेरिएशन ये वो डिग्री है बाय विच प्रोजेनी विल डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके, जो बच्चा है अपने पेरेंट्स से कितना डिफर करता है, जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा जी क्या? वेरिएशन कहते हैं। एंड वेरिएशन, कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात एक ध्यान में रखिएगा, वेरिएशन किसकी वजह से होती है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। फिर हम बात करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जी। ओके, देखिए ग्रीगर मेंडल ने कौन सी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाई थी? ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट करवाया था। किसके ऊपर बेटा जी? गार्डन पी प्लांट के ऊपर जी। अब गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा जी। ये 7 ईयर तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाई थी, और वो ईयर कौन है बच्चों? 1856 से लेके 1863। ये बातें आपको पता होना चाहिए जी। और उसके बाद इन्होंने प्रपोज किया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था जी। मेंडल ने सिलेक्ट किया था 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। कितनी? 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज को उन्होंने सेलेक्ट किया था। लेकिन जो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स थी, ये तुम्हारी एज अ पेयर में लिया गया था, विच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर अ वन कैरेक्टर। ओके, वन कैरेक्टर क्या था बेटा? डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ये कैरेक्टर के, एक कैरेक्टर के डिफरेंस के बेसिस पे इन्होंने 14 कंट्रास्टिंग पी प्लांट वेराइटीज को इन्होंने ऑब्टेन किया था जी। आइए, अब कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया गया मेंडल के द्वारा पी के अंदर। अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कैरेक्टर्स कितने लिए गए थे? पेपर में ये सवाल आता है। कैरेक्टर्स आपके साथ ही थे, लेकिन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आपके पास 14 थे। ठीक है, अगर हम स्टेम की हाइट के बारे में बात करेंगे, स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है। अब कंट्रास्टिंग ट्रेड क्या होगा जी? टॉल होगा एंड ड्वार्फ होगा। फ्लावर कलर, ये क्या बच्चों? एक कैरेक्टर है। अब कंट्रास्टिंग ट्रेड क्या होगा? वॉयलेट होगा एंड व्हाइट होगा। तो जिनमें से जो टॉल है, वॉयलेट है, एक्सेल है, जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया बेटा, ये सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेड्स हैं, और जो राइट हैंड साइड में सारे के सारे आपके पास रेसेसिव ट्रेड्स हैं। ठीक है, फ्लावर पोजीशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो डोमिनेंट हमारे पास क्या मिलेगा जी? एक्सियल मिलेगा, एंड टर्मिनल जो एकदम टॉप पे मिलेगा, दैट इज अ रेसेसिव कैरेक्टर। पॉड का शेप, इन्फ्लेटेड मेरा डोमिनेंट है और कंस्ट्रक्टेड मेरा रेसेसिव है। पॉड का कलर ग्रीन एंड येलो, सो ग्रीन जो होता है वो डोमिनेंट है और येलो आपके पास रेसेसिव है। सीड का शेप राउंड एंड रिंकल्ड, और सीड का कलर येलो एंड ग्रीन। ये हमारे पास कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जी। तो ये आप आई होप कि सभी को पता होगा जी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। देखो, तो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया तो वहां पे जो F1 था, F1 ऑलवेज किसको रिजेंबल कर रहा है? इट वाज ऑलवेज रिजेंबलिंग ईदर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब दोनों में से किसी एक पेरेंट्स को ही रिजेंबल कर रहा है। बट F2 में जब देखा गया, और F2 कैसे बना हुआ था बच्चों जी? तो हम लोगों ने F1 की सेल्फिंग करवाई थी। जब F1 की सेल्फिंग कराएंगे सो आपको F2 जनरेशन मिलेगा। सो F2 में क्या हुआ था? दोनों के दोनों जो पेरेंट्स थे वो आपके पास अपीयर हो चुके थे। F1 में एक ही पेरेंट्स थे, F2 में दोनों पेरेंट्स आ गए थे। अब यार यहाँ पे F2 का आपके पास रेशियो दिया गया है। F2 में 4 आपके पास पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं। कितने? 4 पॉसिबल आपके आउटकम्स निकलते हैं। ठीक है, अब इन 4 पॉसिबल आउटकम में से 3 तुम्हारे पास डोमिनेंट ट्रेट होता है
और एक मेरे पास रेसेसिव ट्रेट होता है जी, ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो भी आपके आउटकम्स आए थे, जो 4 आउटकम्स आए थे, ये चारों क्या पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली दिख रहे थे क्या? अगर डोमिनेंट अगर आया है तो वो एकदम डोमिनेंट पेरेंट की तरह दिख रहा है, अगर रेसेसिव अगर एक आया है तो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहा है। क्या दिख रहा था क्या जी? यस, देखो बोथ द ट्रेट्स वेर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप, ठीक है, किसी प्रकार का भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं आया था, डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब है ओके कोई भी इंटरमीडिएट टाइप नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, मेंडल गॉट अ सिमिलर रिजल्ट फॉर ऑल दी ट्रेड्स, अब सारे ट्रेड्स के लिए मेंडल को ये सिमिलर रिजल्ट्स मिले। कितने ट्रेड्स से बच्चों? कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आपके पास 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स से, सभी के लिए आपको सिमिलर रिजल्ट देखने को मिला जी। देखो, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, अगर हमें जीनोटाइप पता करना है ऑफ द डोमिनेंट ट्रेड, अब डोमिनेंट ट्रेड का अगर मुझे जीनोटाइप पता करना है, ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे डोमिनेंट ट्रेड का किसके अंदर, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में मुझे अगर डोमिनेंट ट्रेड का अगर जीनोटाइप पता करना है, मैं कौन सा क्रॉस करवाऊंगा बेटा जी? टेस्ट क्रॉस करवाऊंगा जी। हम टेस्ट क्रॉस कैसे परफॉर्म करते हैं मुझे थोड़ा सा एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएगा, किसको किससे क्रॉस करवाएंगे हम, बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। ये क्लियर हो गया? आइए जी। अच्छा, अगर हम यहीं पे बात करेंगे तो हमारे पास 2 प्रकार के रेशियोज बनते हैं, एक होता है फिनोटिपिक रेशियो जो कितना होगा 3/1 का होगा, 3 डोमिनेंट और 1 रेसेसिव, और एक है मेरे पास जीनोटिपिक रेशियो जो मेरे पास कितने होंगे जी 1:1 आपका होगा जी। आई होप कि ये भी चीज क्लियर हो गया रहेगा, आगे ये चीज आएगा अभी। सो बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल अंकल ने 2 लॉज दिए थे, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन द F1, कि F1 में जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट आपका एक्सप्रेस करेगा। ओके, इट आल्सो एक्सप्लेन द प्रपोर्शन ऑफ द 3.1 3 मिलेंगे, सो 3/1 ऑब्टेन्ड एट द F2। तो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि हरदम F1 जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स आपके एक्सप्रेस करेंगे, और आपके पास F2 जो जनरेशन होगा उसमें जो रेशियो होगा दोनों पेरेंट्स का वो 3/1 का होगा, 3 इसमें से डोमिनेंट होंगे और 1 हमारे रेसेसिव होंगे। सेकेंड जो लॉ था बेटा वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, ठीक है, ये कहता है कि द फैक्टर्स और द अलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट, ओके, जब भी तुम्हारे अभी अलील्स आपके पास जो भी मेरे पास कैरेक्टर्स रहेंगे वो आपके पास क्या होता है जी? पेयर में होते हैं जी, होते हैं कि नहीं? तो कोई भी फैक्टर्स या जीन या अलील्स ऑफ द पेयर इट विल ऑलवेज सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली, ये अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करेगा क्या? ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा, सो दैट गैमीट्स रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। जैसे कि मेरे पास टी है, ठीक है, जब ये गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये डिप्लॉयड कंटेंट है बच्चों, ये डिप्लॉयड कंटेंट है, जब ये गैमीट बनेगा सो एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे गैमीट में स्मॉल टी जाएगा जी। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। मैं एक बार वापस से पढ़ता हूं, क्या कि द फैक्टर्स और alleles of pair segregate from each other such that gamete receives only one of the 2 factors। ओके, gamete आपका, क्योंकि gamete की प्लॉइडी क्या होती है? आपकी हैप्लॉइड होती है, so gamete will receive only one of the 2 factors, है ना, दोनों में से एक ही फैक्टर तुम्हारा gamete रिसीव करेगा। आइए अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? ये आपके पास डीमेरिट्स हैं, ओके, जो कि मेंडल्स के लॉस को फॉलो नहीं करता है। ये क्योंकि मेंडल ने क्या बोला था कि F1 जनरेशन में आपको हरदम एक पेरेंट्स देखने को मिलेगा। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि F1 डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट्स एंड वाज इन बिटवीन दी 2, मतलब आपको इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को मिल गया, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आपको देखने को मिल गया। इसका एग्जांपल है बच्चों डॉग फ्लावर, जिसको स्नैपड्रैगन या एंथीरिनम स्पीशीज भी कहते हैं। देखो कैपिटल आर ये रेड फ्लावर थे और स्मॉलर आपके व्हाइट फ्लावर थे। तो जब पहला क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में कैपिटल और स्मॉल आया। अगर वो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता तो ये तुम्हारे पास रेड होना चाहिए था, बट F1 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिला? ये पिंक फ्लावर था, जो कि इंटरमीडिएट है बच्चों, ये आपका इंटरमीडिएट आ गया। तो यहां पर जो जीनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन में 1:1 ही है। इवन फिनोटिपिक रेशियो जो होगा, अब अगर आप इसी का सेल्फिंग कराओगे, अगर आप इसी का सेल्फिंग कराओगे सो क्या मिलेगा आपको? आपको कैपिटल आर स्मॉल आर और आपको स्मॉलर मिलेगा। सो ये 1:1 का रेशियो मिलेगा। सो जो फिनोटिपिक रेशियो होगा
वो भी 1:1 होगा और जीनोटाइपिक रेशियो भी आपके पास 1:1 ही होगा। सो ये बात एक आपको ध्यान में रखना है जी, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहता है क्या कि कोई भी जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास हर एक जीन के 2 कॉपीज हैं क्या? देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हमारे पास हर एक जीन के 2 कॉपीज हैं, मतलब हमारे पास पेयर ऑफ अलील्स देखने को मिलेंगे जी, ठीक है। आइए जी, अब उनमें से वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट, हो सकता है कि जो एक पेयर है वो अलग हो सकता है क्या? अलग हो सकता है क्या? जिनको हम लोग मॉडिफाइड अलील भी कह सकते हैं जी। देखिए, तो मेरे पास 2 प्रकार के अलील्स हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल अलील और एक मेरे मॉडिफाइड अलील। देखो, जो नॉर्मल अलील होगा बेटा जी, नॉर्मल अलील ये हरदम क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। अगर नॉर्मल एंजाइम रहेगा तो वो सबस्ट्रेट को क्या इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा? हाँ सर, मतलब ये अनमॉडिफाइड अलील है, मतलब ये नॉर्मल अलील है। तो नॉर्मल अलील आपका मतलब नॉर्मल एंजाइम बनाएगा विच इज नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन बेटा अगर मेरा मॉडिफाइड अलील रहा, ओके, इफ द मॉडिफाइड अलील प्रोड्यूसेस, ओके, अगर मेरे पास मॉडिफाइड अलील्स होंगे तो मेरे पास 3 पॉसिबल केसेस आएंगे। कितने? 3 पॉसिबल केसेस देखने को मिलेगा आपको बेटा जी, 3 पॉसिबल केसेस देखने को मिलेगा। सॉरी, ये क्या हो गया पता नहीं। आपको 3 पॉसिबल केसेस देखने को मिलेंगे। पहला केसेस क्या होगा जी? पहला केस होगा कि या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट तुम्हारा एंजाइम बने, ठीक है। अगर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट अगर एंजाइम होगा सो इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइपिक ट्रेट, ओके। मतलब क्या है कि वो अलील डोमिनेंट है, ठीक है। अच्छा, बट इफ इट प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि सर एंजाइम फंक्शनली ना हो, और थर्ड कंडीशन क्या है कि एंजाइम ही ना बने। तो इस केस में क्या होगा? द फिनोटाइप विल बी अफेक्टेड एंड द रेसेसिव ट्रेट इज सीन। क्लियर है? तो अगर तुम्हारे पास नॉर्मल अलील है तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा और वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मॉडिफाइड अलील होंगे तो तुम्हारे पास 3 पॉसिबल केसेस होंगी। पहला क्या? नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा। अगर एंजाइम बन रहा है ना, भले वो लेस एफिशिएंट है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। सेकंड केसेस क्या बेटा जी? नॉन फंक्शनल एंजाइम बनना, या थर्ड केसेस क्या है जी? एंजाइम ही ना बनना। इससे क्या होगा? जो फिनोटाइप है वो तुम्हारा अफेक्ट हो जाएगा जी। हो जाएगा? हाँ जी सर। आइए, अब माता आपके वो फैक्टर्स के बारे में कह रही है। फैक्टर्स क्या होता है बच्चों? ओके, इट्स अ जीन की जो यूनिट होती है। जीन्स क्या होता है बेटा? फैक्टर्स को अपन जीन्स भी कहते हैं क्या? फैक्टर्स को ही जीन्स भी कहते हैं। मेंडल ने जीन्स को फैक्टर बोला था। जीन्स आपका यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है बच्चों। जीन ये वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट को एक्सप्रेस करना है वो किसके द्वारा होता है बेटा जी? जीन। जीन के पास इंफॉर्मेशन है, ओके, वो मेमोरी कार्ड है जो कि बताता है कि कौन सा कैरेक्टर को आपका दिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिटिश जेनेटिस्ट जिनका नाम क्या था जी? आरसी पुनेट, इन्होंने डेवलप किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ओके, इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डेवलप किया था जी। उसका नाम है पुनेट स्क्वायर। अब ये पुनेट स्क्वायर किस में हेल्प करता है? टू कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप। अगर हमें अगर पॉसिबल जीनोटाइप को पता करना है एक क्रॉस के अंदर तो हम लोग पता कर सकते हैं, ओके। फिनोटाइप को नहीं बेटा, अगर हमें कैलकुलेट करना है जीनोटाइप को, उसी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पुनेट स्क्वायर से जी, ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन द जेनेटिक क्रॉस, ठीक है। तो आरसी पुनेट जो थे उन्होंने पुनेट स्क्वायर डेवलप किया था जिससे कि हम लोग सारी पॉसिबल जीनोटाइप को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? आगे की ओर बढ़िए। अभी कोडोमिनेंस क्या होता है बेटा? कोडोमिनेंस क्या होता है? देखिए, कोडोमिनेंस क्या कहता है? हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या पढ़ा था कि F1 में तुम्हारे पास एक ही पेरेंट्स दिखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि आपको F1 में इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आ गए। कोडोमिनेंस क्या कहता है कि F1 जो होगा ना वो आपके दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा, दोनों पेरेंट्स को जी। जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज द बेस्ट एग्जांपल इन द ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। देखो, ब्लड ग्रुप को कौन सा जीन कंट्रोल करेगा? जीन आई कंट्रोल करता है, ठीक है। इनके पास 3 अलील होता है, एक होता है IA, IB और स्मॉल आई। अब देखो, IA और IB जो है ये इनमें क्या अंतर है? दे प्रोड्यूसेस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर्स, ठीक है। बट जो स्मॉल आई है वो किसी प्रकार का भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। अब देखो, IA और IB जो है ये कंप्लीटली डोमिनेंट होंगे क्या? होंगे या किसके ऊपर? स्मॉल आई के ऊपर, क्योंकि आई और IB जो है वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल आई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। बट व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर ऐसा केस जहां पे IA और IB अगर साथ में रहेंगे, सो दे एक्सप्रेस देयर ओन शुगर,
बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस। हेंस आरबीसी के पास आपको दोनों शुगर देखने को मिलेगा। सो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ब्लड ग्रुप कौन सा होगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या होगा अगर आई और आईबी अगर दोनों अगर आरबीसी के सरफेस में मिलेगा, सो ब्लड ग्रुप क्या होगा उस पर्सन का। ठीक है, अब देखो कोडोमिनेंस में आपके पास कुल 6 जीनोटाइप्स होते हैं और आपके 4 फिनोटाइप्स बनेंगे। ओके, 4 फिनोटाइप कौन कौन सा है बच्चों? एक है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है तुम्हारा ओ। और जीनोटाइप क्या क्या बनेगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। थोड़ा तुमको भी तो करना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा। इन द ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप्स, ठीक है ना, तो आपके पास 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप देखने को मिलेगा जी। क्लियर? आइए अब हम बात करेंगे सर प्लियोट्रॉपी के बारे में। प्लियोट्रॉपी क्या कहता है कि अगर सिंगल जीन, व्हेन अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट अ मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जब सिंगल जीन एक से अधिक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी कहते हैं जी। इट इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन द मेटाबॉलिक पाथवे which contribute toward the different phenotypes, है ना। तो जो प्लियोट्रॉपिक जीन्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं जी बच्चों? मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर इंपैक्ट शो करते हैं जी। सो प्लियोट्रॉपी का मतलब जब सिंगल जीन एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे, एक से अधिक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करे। फॉर एग्जांपल जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया, यहां पे जो सिंगल जीन है वो कंट्रोल कर रहा है मेंटल रिटार्डेशन, ओके, रिप्रोडक्शन इन हेयर्स एंड स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा क्या इसका, इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा तुम्हारे पास स्टार्च सिंथेसिस इन पी, इनके पास एक जीन बी होता है। ठीक है, ये जीन बी कंट्रोल करेगा सीड के शेप को एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। देखिए अगर कैपिटल बी रहेंगे तो ग्रेन्स तुम्हारे पास लार्ज होंगे, लार्जर ग्रेन्स होंगे, और अगर कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो आपको इंटरमीडिएट साइज का ग्रेन मिलेगा जी। बट जो दोनों का जो शेप होगा वो राउंड होगा, लेकिन जो स्मॉल बी जो होंगे वो स्मॉल ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे और इनका शेप भी रिंकल्ड होगा। सो प्लियोट्रॉपी क्या होता है बेटा जी? सिंगल जीन जब एक से अधिक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे। एग्जांपल तुम्हारा फिनाइलकीटोन्यूरिया और स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट। आइए अभी हम बात करेंगे मल्टीपल अलील्स। सर मल्टीपल अलील्स क्या कहता है कि जब दो से ज्यादा अलील्स जब सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करे। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए, व्हेन मोर देन 2 अलील्स गवर्निंग दी सेम कैरेक्टर, जब 2 से ज्यादा अलील जब सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे इन्हें कहते हैं मल्टीपल अलील्स। जैसे कि तुम्हारे पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में था ना, कैपिटल आई एन आई बी, है ना, ये 2 हैं, ये लोग सेम ब्लड ग्रुप को ही कंट्रोल कर रहे थे। सो एबीओ ब्लड ग्रुप इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स। लेकिन एक बात आपको हरदम ध्यान में रखना बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रॉम एनसीईआरटी। जब भी आप मल्टीपल अलील्स के बारे में बात करेंगे, मल्टीपल अलील्स कैन बी फाउंड ओनली इन द पॉपुलेशनल स्टडीज। ये इंडिविजुअल्स में आप लोग मल्टीपल अलील्स को स्टडी कभी भी नहीं करते हो जी, पॉपुलेशनल स्टडीज में इसको स्टडी करते हैं जी। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, देखो मेंडल आल्सो वर्कड ऑन क्रॉस द पी प्लांट दैट डिफर्ड इनटू द 2 कैरेक्टर्स। ओके, अब जब मेंडल है उन्होंने किसके ऊपर काम किया था बच्चों, और किसके ऊपर क्रॉसिंग की थी? पी प्लांट में, जो कि 2 कैरेक्टर्स में भी डिफर करते हैं जी। एंड गॉट अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 9331, और जीनोटिपिक रेशियो क्या है बेटा? 1:1, याद है 1:1, 2:4 एंड 1:1। तो ये आपको पता होना चाहिए बेस्ड अपॉन द डायबिट क्रॉस। ये तो आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा। अब डायबिट क्रॉस से जो आपके पास आउटकम आया था, जो लॉ निकाला गया था, उस लॉ का नाम क्या था जी? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उस लॉ का नाम क्या बेटा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि व्हेन 2 pairs of traits are combined in the hybrid, जब 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स जब कंबाइन करेंगे हाइब्रिड में, जो सेग्रीगेशन होगा एक पेयर का, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो जो सेग्रीगेशन होता है एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का, वो हरदम आपके पास इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर से। क्लियर है? क्लियर है? आइए जी, तो ये बात एक आपको ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉज दिए गए थे, लॉ ऑफ डोमिनेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम बात करेंगे बच्चों अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है जी? देखिए इसको किसने प्रपोज किया था? वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने प्रपोज किया था जी। इन्होंने क्या बोला था? दे नोटेड जो बिहेवियर होता है क्रोमोसोम का, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम was parallel to the behavior of gene। जीन जैसा बिहेव करता है वैसे तुम्हारा क्रोमोसोम भी बिहेव करता है। एंड दे यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट। अब इन्होंने क्रोमोसोम की मूवमेंट को यूज किया टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। तो मेंडल की लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्रोमोसोम की मूवमेंट को यूज किया जी।
तो इनका कहने का मतलब क्या था जी, जो जीन का बिहेवियर होता है वो पैरेलल होता है क्रोमोसोम के बिहेवियर से। सुटन यूनाइटेड, किसने यूनाइट किया बेटा जी, सुटन। ओके, तो सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, ठीक है, विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया बेटा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज डन बाय टीएच मॉर्गन हु वर्कड ऑन द विद द फ्रूट फ्लाइज। उसका नाम क्या था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये फ्रूट फ्लाइज है, ठीक है। चलो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वेर सुटेबल फॉर जेनेटिक स्टडी। ऐसा क्या हुआ कि इनको सिलेक्ट किया गया, देखो, सो दे कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। पहला कारण क्या था कि इनको लेबोरेटरी में इजीली ग्रो किया जा सकता है जी, पहला रीजन। दूसरा क्या है कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्तों में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। सिंगल मेटिंग से बहुत सारे प्रोजेनी फ्लाइज आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं। आपको मेल और फीमेल में क्लियर डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, क्या कि जो फीमेल होती है वो तुम्हारी बड़ी होती है और मेल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, है ना। एंड मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप, है ना। लो पावर माइक्रोस्कोप से आप लोग और भी वेरिएशंस को स्टडी कर सकते हो इसके अंदर। आइए जी, फिर कॉन्सेप्ट आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। देखिए, मॉर्गन ने क्या किया था बच्चों, जो हमें टीएच मॉर्गन थे, ही कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इन द ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला के साथ इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉसेस किया टू स्टडी द जीन, ठीक है। अभी जो जीन थे दे वेर अ सेक्स लिंक्ड जीन, तो ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे थोड़ा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल, जिसे मेंडल ने पी में डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, सेम वैसे डायहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला के साथ किसने किया जी, मॉर्गन अंकल ने किया जी। देखो, तो क्या हुआ, जो मॉर्गन अंकल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस किया तो जो F2 रेशियो था वो डिविएट कर गया। F2 ratios deviated significantly from 9331। ओके, टीएच मॉर्गन भाई सोच रहे थे कि वही रेशियो आएगा, 9331 का रेशियो आएगा, बट ये रेशियो डिविएट कर गया। एक्सपेक्टेड व्हेन दी 2 जीन्स आर इंडिपेंडेंट, ओके, कि दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट है, लेकिन रेशियो कैसे डिविएट कर गया, आइए जी। व्हेन 2 जीन्स इन द डायहाइब्रिड क्रॉस, फिर कंक्लूजन दिया गया, ऐसा क्यों हुआ। अब कंक्लूजन वाली पॉइंट आई, क्या कि when the 2 जीन इन द डायहाइब्रिड क्रॉस वेर सिचुएटेड, अगर 2 जीन, ये मेरा क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम पे अगर 2 जीन्स अगर साथ एकदम पास पास में रहेंगे तो क्या होगा, when the 2 जीन इन द डायहाइब्रिड क्रॉस वेर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, द proportion ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वेर मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप्स। तो जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन रहेगा बेटा वो तुम्हारे पास ज्यादा रहेगा देन दी नॉन पेरेंटल वंस, ठीक है। आइए देखो, सो मॉर्गन एट्रीब्यूट्स इट टू द फिजिकल एसोसिएशन या लिंकेज ऑफ 2 जीन्स। तो इन्होंने क्या बोला कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है, इसका फिजिकल एसोसिएशन के बारे में मॉर्गन चचा ने बताया था जी। और इन्होंने टर्म यूज किया रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब दी नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। ओके, जो नॉन पेरेंटल जो रिकॉम्बिनेशन हुआ था, कॉम्बिनेशन हुआ था, उसको उन्होंने वर्ड बोला रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज का मतलब क्या होता है जी, उसका भी डेफिनेशन अभी यहां पे दिया गया है जी, ठीक है। जब से एक क्रोमोसोम पे 2 जीन अगर पास पास में रहेंगे उसे अपन कहेंगे हाईली लिंक्ड जीन कहेंगे। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जो भी नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। देखो, सम जीन्स वे टाइटली लिंक्ड, ओके, टाइटली लिंक्ड, अगर वो टाइटली लिंक्ड रहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। क्या, दे शोड अ वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। अब मुझे इसका नंबर आप बताएगा, एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है कितना है, ओके, अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड रहेंगे तो कितने लिंक्ड है और रिकॉम्बिनेशन कितना % होगा जी। अदर वेयर लूजली लिंक्ड, दूसरे जो जीन्स थे वो लूजली लिंक्ड थे, अगर जीन्स लूजली लिंक्ड रहेगा तो ये आपके हायर रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं जी, ठीक है। मॉर्गन स्टडीड द अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। देखो, अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने किसको यूज किया जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज किया बिटवीन द जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर of distance between the genes and map their position on the chromosome। क्रोमोसोम पे उस जीन की पोजीशन को मैप किया, किसने, अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने, जिसको हम लोग जेनेटिक मैप भी कहते हैं जी, कहते हैं क्या। चलिए जी, तो ये मैं आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करवा दे रहा हूं। अगला टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बच्चों। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, देखो पॉली का मतलब है बहुत,
जीन का मतलब है जीन, सो बहुत सारे जीन से मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, होगा इसका मतलब यही। देखो, ट्रेड्स कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, एक ट्रेड को कितने जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, 3 और मोर जीन्स आर अ पॉलीजेनिक ट्रेड। इट ऑल्सो टेक्स इनटू द अकाउंट इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट। देखो, एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस से भी पॉलीजेनिक जीन्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस खाते हैं जी, ठीक है, खाते मतलब है इंपैक्ट होता है उसके ऊपर, मुंबईया लैंग्वेज। आइए जी, द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील। अब जो फिनोटाइप होगा ना, वो हर एक अलील की कंट्रीब्यूशन को शो करेगा जी। द इफेक्ट ऑफ अलील इज एडिटिव, कहने का मतलब क्या, जैसे कि हमारे पास इसको हम लोग एडिटिव नेचर को समझाता हूं। जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। अब जो कैपिटल है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, ये डार्केस्ट स्किन कलर होगा, ठीक है, लेकिन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये लाइटेस्ट स्किन कलर होगा। लेकिन कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये इंटरमीडिएट कलर होगा। मतलब कभी अगर ऐसा हुआ तो इनसे स्किन कलर का टाइप कुछ और होगा। अगर मैं ये बोलूं इससे स्किन कलर का टाइप कुछ और होगा, बिकॉज ये सारे जीन्स का आपस में एडिशन होगा और तुम्हारे पास एक फाइनल स्किन कलर आएगा। इसी के लिए बोला गया क्या कि फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील, हर एक अलील का कंट्रीब्यूशन यहां पे होता है जी। इसके लिए इस इफेक्ट को क्या बोला गया बच्चों, हर एक अलील का जो इफेक्ट होता है इसे एडिटिव बताया गया है जी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। देखो, जो इनिशियल क्लू है बच्चों, वो कहां से आया सेक्स डिटर्मिनेशन का, इंसेक्ट से आया जी, ठीक है। एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज एक्स क्रोमोसोम, हैंकिंग अंकल ने जो एक्स बॉडी के बारे में बात किया था वो कुछ और नहीं था, हैंकिंग तुम्हारे साइंटिस्ट का नाम है, हैंकिंग ने एक्स बॉडी के बारे में बात किया था, वो कुछ और नहीं बल्कि आपका एक्स क्रोमोसोम था। हमारे पास अलग अलग प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न है, जैसे कि तुम्हारे पास एक्सोटाइप, एक्सोटाइप यहाँ पे मेल आपके हेट्रोगेमिट्स होंगे क्या, एक्सोटाइप कौन शो करता है आपके ग्रास ऊपर। एक्सवा टाइप जो है यहां पर भी मेल आपके हेट्रोगेमेटिक होंगे, ये इंसेक्ट और मैन शो करते हैं जी। ZW टाइप यहां पर फीमेल हेट्रोगेमेटिक होगी, ये बात ध्यान में रखना, और ये बर्ड्स शो करती हैं। आगे की ओर बढ़िए। अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, देखिए जो जेनेटिक मेकअप है स्पर्म का, क्या वो डिटरमाइन करता है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा जी, स्पर्म, मतलब फादर विल डिसाइड। इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल चाइल्ड, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी में फीमेल्स आर ब्लेम फॉर गिविंग अ बर्थ टू दी फीमेल चिल्ड्रेन्स, है ना, हरदम मदर को ही ब्लेम लोग करते हैं जी। हनी बी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है सेक्स डिटर्मिनेशन का, क्या आपको हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है क्या जी हनी बी में। अब अनफर्टिलाइज्ड एग जो होती है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होती है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अनफर्टिलाइज्ड एग आपका हरदम मेल प्रोड्यूस करेगा, जिसको अपन ड्रोन कहते हैं, और ये आपका हरदम हैप्लॉइड होगा। लेकिन क्वीन और वर्कर बीज होती हैं, ओके, ये तुम्हारी फीमेल्स होती हैं क्या, ये आपकी हरदम डिप्लॉइड होती हैं जी। तो एक बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, सो मतलब जो फीमेल होंगी इनमें तुम्हारा मियोसिस चलेगा। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये फीमेल है, सो फीमेल आपके पास ये डिप्लॉइड होती हैं, ये मियोसिस करेंगी, मियोसिस से 2 गैमेट बनेगा मेरा, लेकिन जो मेल है, जो ड्रोन है, ये हैप्लॉइड है। तो अगर पेरेंट अगर हैप्लॉइड होगा तो ये क्या करेगा, ये माइटोसिस करेगा, ये माइटोसिस करेगा, और ये आपके पास गैमेट को बनाया माइटोसिस करके इसने गैमेट को बनाया। तो होगा क्या कि यहां से फीमेल आएगी, यहां से मेल आएगा, और तुम्हारे पास एक और फीमेल प्रोड्यूस होगी। लेकिन फीमेल में जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग है ना, ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, इनसे आपका मेल डेवलप हो जाता है, जो कि आपका हैप्लॉइड होगा। इस तरीके से आपके पास ये होता है जी, क्लियर है। अब आइए हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में जी। म्यूटेशन क्या कहता है, ऑल्टरनेशन इन द क्रोमोसोम रिजल्ट इन द एबनॉर्मेलिटीज और एब्रिएशन। देखिए, अगर क्रोमोसोम में अगर ऑल्टरेशन अगर हुआ तो इससे क्या होगी जी बच्चों, एबनॉर्मेलिटीज, ये एब्रिएशन होगा क्या। क्रोमोसोमल एब्रिएशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द कैंसरस सेल। तो कैंसरस सेल क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से होता है जी। अब कौन कौन सा म्यूटेशन है, एक होता है मेरा पॉइंट म्यूटेशन। सो पॉइंट म्यूटेशन कैसे अराइज होगा बताइए, पॉइंट म्यूटेशन कैसे अराइज होगा। तो म्यूटेशन आल्सो अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन दी सिंगल बेस पेयर। अगर सिंगल बेस, अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में अगर चेंजेस होगा तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, उसका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। सेकंड है मेरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहां पर क्या होता है बच्चों, डिलीटेशन
या इंसर्शन होगा बेस पेयर्स का डीएनए में, ठीक है। अच्छा, म्यूटाजेंस क्या होते हैं बच्चों? म्यूटाजेंस ये वो केमिकल्स हैं या वो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि इंड्यूस करेगा, मतलब प्रमोट करेगा म्यूटेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूवी रेडिएशन होता है ना, इट कैन कॉज म्यूटेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं? यूवी रेडिएशन जो है वो म्यूटेशन कॉज कर सकता है। आइए अब हम बात करेंगे सर जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो इसके लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस का मदद लेते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड्स प्रोवाइड्स है ना अल्टरनेटिव, है ना, कि फैमिली हिस्ट्री को अगर स्टडी मुझे करना है तो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस का मदद लेते हैं जी। अब यहां पे थोड़ा सा अपन टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन कौन से सिंबल्स को यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो हम लोग इसके लिए मेल एंड सर्कल के लिए फीमेल, स्क्वायर के लिए मेल एंड सर्कल के लिए फीमेल, एंड काजू कतरी जो शेप है तुम्हारे पास, इसमें जो क्या है सेक्स अनस्पेसिफाइड है जी, ठीक है। आइए, अगर वो आपके पास सर्कल रहेगा, डार्क रहेगा, इसका मतलब है कि दे आर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। मैं काजू कतरी बोल रहा हूं लेकिन एक्चुअल शेप क्या है ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ये शेप को हम क्या कहते हैं? हेक्सागोनल, रोम्बस, क्या बोलोगे इसे? बताओ एक बारी कमेंट सेक्शन में। अगर सिंगल लाइन है इसका मतलब मेटिंग हो रहा है, अगर डबल लाइन है मेल फीमेल के बीच में इसका मतलब है मेटिंग रिलेटिव्स के बीच में, जैसे अपन कंसेंजनीशियस मेटिंग कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आता है, ठीक है। अब देखो ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पेरेंट्स, अब यहाँ पे ऊपर पेरेंट्स दिखाया गया और नीचे आपके पास चिल्ड्रन दिखाए गए हैं जी, दिखाए गए। आइए, अब ये क्या शो कर रहा है कि पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिजीज, तो यहाँ पे कलर्ड होना चाहिए था, इसको ये कलर्ड होना चाहिए था जी कि मेल चाइल्ड आपका अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि 5 अनअफेक्टेड तुम्हारे ऑफस्प्रिंग है, तो ये आपको सिंबल्स पता होना चाहिए जी। अभी हम बात करेंगे बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले मेंडेलियन, उसके बाद क्रोमोसोमल के बारे में बात करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या कहता है? 2 प्रकार के डिसऑर्डर, एक है मेंडेलियन और एक है आपके पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे इसको। देखो, सो मेंडेलियन डिसऑर्डर इज मेनली डिटरमाइंड बाय द ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अगर सिंगल जीन में अगर ऑल्टरेशन या म्यूटेशन हो रहा है सिंगल जीन में, तो उससे तुम्हारे पास कौन सा डिसऑर्डर होगा जी? मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा। इट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ओके, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड, ये कुछ भी हो सकता है। एक एक एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। पहला एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, ओके। ये तुम्हारे पास कैसा बीमारी है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है तुम्हारे पास? इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द इधर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन which is present on which chromosome? X क्रोमोसोम पे। सो यहां पे तुम्हारे पास डिफेक्ट होता है किसके अंदर? रेड और ग्रीन कोन में डिफेक्ट होता है आई के, ठीक है। और जो जीन्स है वो कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। कहां पे? X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है जी। यहां पे 8% मेल और ओनली 0.4% फीमेल्स आपकी अफेक्टेड होती हैं जी, होती है। चलो, सेकंड केस तुम्हारे पास क्या है बच्चों? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। ये आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन है क्या? यहां पे क्या होता है कि जो सिंगल प्रोटीन होता है, यहां पे जो सिंगल प्रोटीन होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व, मतलब जो कैस्केड रिएक्शन का पार्ट होता है वो तुम्हारा अफेक्ट कर जाता है हीमोफीलिया में। सो कौन सी विक्टोरिया को ये बीमारी होता है? इसे अपन कौन सी बीमारी कहते हैं? ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, ओके। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? जो सिंगल प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग का रिस्पॉन्सिबल है वो अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। ये भी आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन है, ठीक है। थर्ड है तुम्हारे पास सिकल सेल अनीमिया। ये कैसा बीमारी है बेटा? ये तुम्हारा ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है। कौन सा बीमारी है आपका? ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है जी। इट इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ अलील जिसका नाम है HBA एंड HBB, ठीक है। अब जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है बच्चों, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये आपका ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है क्या बच्चों? ये भी आपका ऑटोसोमल रेसेसिव होता है। ये क्या है? ये एक इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म है। यहां पर होता क्या है? यहां पर होता क्या है कि एंजाइम नहीं बन पाता है, ठीक है। अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है एक बार मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। कौन सा एंजाइम नहीं बन पाता है? विच कन्वर्ट्स द फिनाइल एलेनिन टू द टायरोसिन। इसकी वजह से आपका इसका जो टायरोसिन है ये तुम्हारे पास फिनाइल पायरुविक एसिड जो है, सॉरी टायरोसिन कह रहा मैं, जो फिनाइल पायरुविक एसिड है वो ब्रेन में जमा होने लगते हैं जिससे मेंटल रिटार्डेशन होता है जी। सो फिनाइल कीटोन्यूरिया तुम्हारे पास क्या जी? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। थैलीसीमिया जो है ये भी आपका ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इट कुड बी ड्यू टू द म्यूटेशन
और डिलीटेशन, है ना। तो दो प्रकार के तुम्हारे पास थैलेसीमिया है। एक है अल्फा थैलेसीमिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन। उसका नाम क्या? टू क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 एंड HbA2, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन, जिसका नाम क्या है जी? HBB, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। आइए अभी हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में जी? ओके, किसके बारे में? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं जी। आई होप थोड़ा सा दिखता रहेगा आपको, मैनेज कर लेना। इट इज कॉज ड्यू टू, अब ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसकी वजह से? एक काम करता हूं बच्चों, मैं इसको है ना स्क्रीनशॉट लेता हूं और मैं इसको एक अलग से पूरा पेज पे ना समझा देता हूं। ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूं, जूम कर करके समझाना होगा ना। आइए सुनिए, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसकी वजह से होगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसकी वजह से होगा जी? इट इज कॉज ड्यू टू दी, इट इज कॉज ड्यू टू दी एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। लेकिन लेकिन मेंडेलियन कैसे होता बेटा जी? आपको ऑल्टरेशन या म्यूटेशन होता सिंगल जीन में, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है जी? यहां पे या तो एब्सेंस होगा या तो एक्सेस होगा या तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट होगा एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का। तो एक ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों? अ फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन या लॉस ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए, अगर क्रोमैटिड अगर सेपरेट नहीं हुए, अगर वो फेल कर गए, इसे या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा या तो कम हो जाएगा। इसको हम लोग एनियोप्लॉइडी कहते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अगर साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हुआ, okay, failure of cytokinesis after a telophase stage of a cell division results in an increase in the whole set of the chromosome in an organism। इसे हम लोग पॉलीप्लॉइडी, जो कि हम लोग को ऑफन प्लांट्स में देखने को मिलता है जी, ठीक है। आइए जी, अब ट्राइसोमी या मोनोसोमी लीड टू द वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन द इंडिविजुअल्स। अब कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डाउन सिंड्रोम, इसमें ट्राइसोमी होता है 21st क्रोमोसोम का। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लैंगडॉन डाउन इन द 1866, ये ईयर याद रखना। इसका सिम्टम्स क्या बच्चों? शॉर्ट स्टेचर्ड होंगे, स्मॉल राउंड हेड होगा, फरोड टंग, ऐसा पार्शियली ओपन माउथ रहेगा, हरदम इनका मुंह ऐसा खुला रहेगा जी। पाम इज ब्रॉड एंड पाम में आपको क्रिसेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये फिजिकल एंड साइकोमोटर और ये मेंटल डेवलपमेंट इनका रिटार्ड कर जाता है जी, ठीक है। क्लाइनफेल्टर, यहां पे कैरोटाइप जो होता है वो तुम्हारे पास 47 है, मतलब इंक्रीज हुआ है क्रोमोसोम का नंबर। ये XXY यहां पे ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्लाइनफेल्टर मेल में होता है बच्चों, ठीक है। हाउएवर गायनोकोमास्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, इसका मतलब है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सच इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज स्टेराइल, मेल्स में देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, टर्नर सिंड्रोम में क्या था? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम आपका एब्सेंट रहता है, मतलब 45 क्रोमोसोम रहेंगे टोटल सेट में, मतलब XO कंडीशन देखने को मिलेगा। ये टर्नर आपको फीमेल में देखने को मिलता है, फीमेल्स में देखने को मिलता है। सच फीमेल्स आर ऑलवेज स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंटरी, काम ही नहीं करती ओवरीज, बट बिसाइड लैक्स अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो भी लैक करता है जी। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बेटा जी क्या है आपके पास? आपका एक्सेस ये एब्सेंट हो गया तो एबनॉर्मल तुम्हारा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा क्रोमोसोम का, लेकिन यहाँ पे आपके पास जीन्स में आपको प्रॉब्लम आया था मेंडेलियन डिसऑर्डर में, ठीक है। आइए अगर हम पेडिग्री एनालिसिस की बात करेंगे, सो मेरे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा बेटा? जनरेशन स्किप होगा क्या? अगर कोई बीमारी अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आप देखिए तो कोई भी जनरेशनल स्किप नहीं होता है। लेकिन ऑटोसोमल रेसेसिव अगर रहेगा, बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरेशन आपका स्किप कर गया है, जनरेशन आपका स्किप कर गया है। ये तरीका होता है पता करने का जी, ठीक है। आइए अब ये चीज मैंने यहीं पे लास्ट स्लाइड में ऐड करवा दिया। TH मॉर्गन फाउंड दैट इन ड्रोसोफिला द जीन्स फॉर येलो बॉडी एंड व्हाइट आईज वर टाइटली लिंक्ड, ठीक है। तो इसमें रिकॉम्बिनेशन सिर्फ आपको 1.3% देखने को मिला। अब व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है जी? जी ये मेरे पास लिंक्ड जीन है या नॉन अनलिंक्ड जीन है? दे आर नॉट लिंक्ड जीन। सिस्टिक फिब्रोसिस एक जो है बच्चों, ये आपका ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है जी। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैन बी इजीली स्टडीड बाय द एनालिसिस ऑफ कैरियोटाइप।
क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि हमको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पता चल जाएगा जी। द फैमिली पेडिग्रीज ऑफ द क्वीन विक्टोरिया shows a number of hemophilic descendant as she was the earner of the disease। earner का मतलब है she was the carrier of the disease। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ओके, थैलेसीमिया तुम्हारा क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होता है क्या? ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास क्वालिटी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाते। थैलेसीमिया तुम्हारा क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होता है जी, ऑफ सिंथेसिस ऑफ द फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, है ना। ओके, जैसे कि अगर अल्फा थैलेसीमिया हो तो तुम्हारा अल्फा चेन्स नहीं बन पाएंगे, अगर बीटा थैलेसीमिया तो बीटा चेन्स आपके पास कम बनेंगे। तो ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। लेकिन सिकल सेल अनीमिया जो है ये तुम्हारा क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। ओके, अगर तुम्हारे पास किसी को सिकल सेल अनीमिया तो पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वही तुम्हारा बदल गया, सो क्वालिटी खराब हो गया ना। सो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग है ना इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, है ना। आपको यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होंगे वो तुम्हारे पास नॉन फंक्शनल इनकरेक्टली तरीके से काम करेंगे जी। इस तरीके से वी हैव फिनिश द कंप्लीट चैप्टर। मैंने कुछ सवाल पूछे हैं, एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा उन सारे क्वेश्चन से, उसका आंसर आप लोग कमेंट देना। अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में #मजा आ गया लिख दीजिएगा। एंड क्या आप रेडी हो? 6 PM के लिए आज 6 बजे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट कर लेंगे। ऑल्सो टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं इसका PDF अपलोड करवा दूंगा। आई होप की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस नहीं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।